तो क्या प्लान बनाया है इस बार तुम लोगों ने वीकेंड के लिए? प्लान तो सॉलिड बनाया है, लेकिन तुम लड़कियां हमारे साथ वहाँ जा नहीं पाओगी। वो क्यों भला? क्योंकि इस बार हम कैंप फायर के लिए जा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह जो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग भूतिया है। बहुत सारे लोग तो वहाँ से कभी वापस लौट कर भी नहीं आए। जब तुम्हें पता है कि वो जगह इतनी डेंजरस है तो क्यों जा रहे हो तुम लोग वहाँ पर? इस प्लान को अभी के अभी कैंसिल करो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, हम लड़के तो वहाँ जाएंगे, तुम अपना देख लेना। वहाँ पर जाने की बात सुनते ही उस कमरे में बने भगवान जी के मंदिर में जल रहा दिया अचानक बुझ गया, जो कि एक संकेत था कि उन लोगों के लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। यार देखो, मंदिर में जल रहा दिया भी ना अचानक बुझ गया। तुम लोग प्लीज वहाँ मत जाओ। अरे पागल लड़की, वो दिया हमारी बातें सुनकर नहीं बुझा है। अरे दिए में घी खत्म हो गया होगा या फिर हवा से बुझ गया होगा, इसमें क्या हो गया? देखो सीधी बात है, कल शाम का प्लान है, जिसको चलना हो शाम तक मेरे घर आ जाना, बात खत्म। दोनों लड़कियों निधि और रश्मि ने तो डर के मारे पहले ही उनके साथ कैंपिंग पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन न जाने अचानक रश्मि के मन में क्या सूझी और वो अगली शाम सचिन, गौरव और अंकित के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गई। वो सभी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी एक काली बिल्ली ने आकर उनका रास्ता काट दिया और वो उन सभी की ओर देखते हुए बहुत जोर जोर से गुर्राने लगी। अरे यार, इस बिल्ली को भी अभी आना था। छोड़ ना यार, तू गाड़ी चला। उन्हें बार बार उस जगह ना जाने के लिए संकेत मिल रहे थे, लेकिन वो उन सभी संकेतों को नजरअंदाज करके गाड़ी लेकर उस लोकेशन की ओर निकल गए। वहां आसपास घना जंगल था। उन्होंने वहां अपनी गाड़ी रोकी और सामान लेकर एक पहाड़ी के पास हल्के जंगल के इलाके में जाकर अपना टेंट लगा लिया। रश्मि, तुम मेरे साथ लकड़ियां लेने चलो, और हाँ, तुम दोनों तब तक टेंट लगा दो। गौरव रश्मि के साथ कुछ दूरी पर लकड़ियां लेने गया। रश्मि वहां पर पड़ी हुई लकड़ियों को जमीन से चुनकर उठाने लगी। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ निकला और उस हाथ ने रश्मि के हाथ को कस कर पकड़ लिया। डर के मारे रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगी, गौरव, मदद करो प्लीज, प्लीज हेल्प मी, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, बचाओ मुझे। रश्मि की आवाज सुनकर गौरव तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया तो उसने देखा कि रश्मि का हाथ अपने आप बुरी तरह मिट्टी के अंदर धंसता जा रहा है। वो पूरी ताकत लगाकर रश्मि के हाथ को बाहर की तरफ खींचने लगा। थैंक गॉड कि तुम सही समय पर आ गए, वरना तो वो हाथ मुझे आज अपने साथ ही ले जाता। अरे कोई हाथ नहीं था यहाँ पर। यहाँ बहुत अजीब अजीब किस्म के पौधे हैं ना, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? चलो। गौरव ने ऐसा कहकर रश्मि की बात को टाल दिया। वो दोनों लकड़ियां लेकर कैंप की ओर गए। टेंट लग चुके थे। उन्होंने वहां जाकर लकड़ियां जलाई और चारों दोस्त वहां आग के इर्द गिर्द बैठ गए और कैंप फायर का मजा लेने लगे। यार, क्या हम यहाँ पे बस आग सेकने के लिए आए हैं? अरे भाई, कुछ तो एक्साइटिंग करना चाहिए ना, ताकि ये कैंप हमें जिंदगी भर याद रहे, हैं? सब आग के चारों तरफ बैठे हुए बातें कर रहे थे, लेकिन तभी रश्मि को वहां किसी के होने का एहसास हुआ, मानो कोई दबे कदमों से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा हो। चलो ना, कोई गेम खेलते हैं। एक मिनट, ध्यान से सुनो। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई दबे कदमों से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है? सूखे पत्तों के टूटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। रश्मि के ऐसा कहने पर वो सभी बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी वो आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे यार, तुम्हारे अलग ही कान बज रहे हैं। ऐसा कहकर गौरव ने रश्मि की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक बार फिर रश्मि को फिर से वैसे ही सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। नहीं गाइस, ये मेरा कोई वहम नहीं है, पक्का कोई तो है यहाँ। मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं। अरे कोई भी तो नहीं है यार। इन सब बातों के बीच सचिन का ध्यान अचानक झाड़ियों की तरफ पड़ा। उसने ध्यान से देखा
तो झाड़ियों के अंदर उसे दो लाल भयानक आंखें चमकती हुई दिखाई दी। रश्मि सच कह रही है गाइज, कोई है यहाँ, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, उस तरफ मत देखना, बस उठो और चलो यहाँ से। सचिन जबरदस्ती अंकित और गौरव को उठाने लगा। गौरव ने तो सचिन की बात सुनकर उससे कोई बहस नहीं की, लेकिन अंकित अभी भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो चारों थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गए। यार तुम दोनों को ना यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, सारा का सारा प्लान ही खराब कर दिया। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ, कौन है? अंकित ऐसा कहते हुए अचानक ही पीछे की ओर मुड़ा। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी उसके ऊपर झपट पड़ा। मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। उसे देखकर उन तीनों की तो मानो जान ही अटक गई। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें किसी के गुर्राने की बेहद भयानक आवाज सुनाई पड़ी। वो भयानक राक्षस जरूर यही कहीं है। गाइस, हमें साथ रहना होगा। प्लीज कोई भी इधर उधर मत होना, वरना वो हमें मार देगा। कैसी बात कर रही हो रश्मि? चाहे हम अलग अलग हो या एक साथ, अगर उसकी नजरों में आ गए तो वो हमें देखते ही खत्म कर देगा। सचिन ने जैसे ही ऐसा कहा, तभी उसे फिर से झाड़ियों के पीछे से वही लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भागो यहाँ से, यही है वो, भागो। सचिन के ऐसा कहते ही वो भयानक दिखने वाला प्राणी उनके ऊपर झपटा। रश्मि और अंकित तो किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन भागते हुए सचिन का पैर अचानक मुड़ गया और उस भयानक राक्षस ने उसे वहीं पर दबोच लिया। अंकित और रश्मि बहुत दूर तक भागते हुए एक जगह पर जा रुके। देखो अंकित, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक बार अगर हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए तो शायद हमारी जान बच जाए। रश्मि ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे अपनी बाजू पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसकी बाजू पर किसी का खून लगा हुआ था। खून? किसका खून है ये? अंकित देखो मेरी बाजू पर ये खून। रश्मि की बाजू पर इस तरह खून देखकर अंकित भी घबरा गया। उन दोनों ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो डर के मारे उन दोनों की ही चीख निकल गई। पेड़ की टहनी पर गौरव और सचिन के शव लटक रहे थे, जिनसे बह रहा खून रश्मि की बाजू पर गिर रहा था। नहीं अंकित, भागो यहाँ से। वो दोनों घबराए हुए वहां से भागने लगे। तभी वो भयानक राक्षस जैसा प्राणी भी जोर जोर से गुर्राता हुआ उनकी ओर भागने लगा। ऐसे तो हम दोनों में से ये किसी को नहीं छोड़ेगा। हम दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ भागो। रोड के उस साइड हमने गाड़ी पार्क की है। मैं थोड़ी देर बाद अगर तुम तक नहीं पहुँचा तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाना। ये लो चाबी। लेकिन अंकित, अभी इस लेकिन वेकिंग का समय नहीं है रश्मि, जाओ यहाँ से, जाओ। इतना कहकर अंकित ने उसे गाड़ी की चाबी दी और वहां से मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। तभी रश्मि थोड़ी दूर भागने के बाद रोड की तरफ पहुंच गई और वहां अपनी गाड़ी को ढूंढने लगी। कहाँ चली गई गाड़ी? यही तो पार्क किया था हमने गाड़ी को। थोड़ी आगे चलकर देखती हूँ। थोड़ी दूर तक चलने के बाद रश्मि को अपनी गाड़ी दिखाई दी। वो जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और अंकित के आने का इंतजार करने लगी। इतनी देर हो गई यार, अभी तक ये अंकित क्यों नहीं आया? कहीं अंकित भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले ही गौरव और सचिन को खो चुके हैं। अब अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डर के मारे रश्मि का पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने बहुत देर तक अंकित के आने का इंतजार किया, लेकिन जब बहुत देर तक भी अंकित वहां नहीं आया तो उसने वहां से अकेले ही चले जाने का फैसला किया। लेकिन उसने जैसे ही कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट ही नहीं हुआ। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, निधि को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगी। रश्मि ने अपना फोन उठाकर निधि को कॉल की। हेलो निधि, देख अभी मेरे पास तुझे कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है। बस तू प्लीज मुझे यहाँ लेने आ जा। मैं तुझे अपनी लोकेशन भेजती हूँ, प्लीज जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ।
रश्मि ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके निधि के पास अपनी लोकेशन सेंड की ही थी कि तभी उसे फिर से उसी भयानक राक्षस के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, अगर इसने यहाँ पर इस गाड़ी को देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कहीं छिपना होगा मुझे। तभी गाड़ी की छत से बड़ी जोर की आवाज आई, मानो जैसे कोई बहुत भारी चीज आकर गाड़ी पर गिरी हो। फिर अचानक से बहुत शांति हो गई। उसकी आवाज से घबराकर रश्मि बड़ी ही सावधानी से गाड़ी से निकलकर रोड के दूसरी तरफ जाकर एक छोटे से बंद पड़े घर में छिप गई। हे भगवान, यहाँ पर ना ढूंढ पाए बस वो मुझे। प्लीज जल्दी आ जा निधि। रश्मि अब इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि डर के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पूरी जान लगाकर खींचा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। पूरे जंगल में अब बस रश्मि के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद निधि अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि सामने ही उसके दोस्त की गाड़ी खड़ी है। तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की सीट पर रश्मि का शव पड़ा था और पूरी गाड़ी पर खून घिरा हुआ था। ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये? रश्मि! रश्मि! रश्मि की मौत का सदमा निधि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो इधर उधर अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने लगी और कैंप फायर तक पहुंच गई, पर वहां सिवाय जली हुई लकड़ियां, टेंट्स और यहाँ वहां बिखरे हुए सामान के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उस भयानक राक्षस को फिर से वहां किसी जिंदा इंसान की गंध आ गई। निधि आगे आगे चलकर अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक भयानक आवाज के साथ उसने पीछे से निधि पर हमला कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने आई निधि की जान भी उस रात चली गई। उन पांचों में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उस मनहूस रात ने उन पांचों की जिंदगी को उनसे छीन लिया। लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस जानने के बाद भी ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी लोग कहीं ना जाने के लिए आगाह करते हैं तो आपको उनकी बात पर गौर करना चाहिए, वरना कभी कभी इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी इन सभी दोस्तों की तरह ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। कम ऑन गाइस, सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद हम एंटर करेंगे ईयर 2023 से ईयर 2024 में। ये हे दोस्तों, स्क्रीन पर काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पार्टी एंजॉय कर रहे सभी फ्रेंड्स को बस स्क्रीन पर 0 फ्लैश होने का इंतजार था। सभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स के साथ ही लगातार काउंटडाउन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतजार खत्म होते हुए स्क्रीन पर 0 फ्लैश हुआ, वैसे ही उस स्क्रीन में से एक बड़ी ही तेज रोशनी के साथ एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होते ही वो पार्टी हॉल एक बड़ी सी उजाड़ सी जगह में तब्दील हो गया। वहां मौजूद राघव उस विस्फोट के हुए धुएं के कारण ठीक से कुछ देख नहीं पाया। जब थोड़ी देर बाद वो धुआं कुछ कम हुआ तो राघव अपने दोस्तों को पुकारता हुआ इधर उधर देखने लगा। विकी, सोनिया, कहाँ हो तुम सबके सब? मुझे यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? और ये जगह अचानक से ऐसे उजाड़ बंजर की तरह कैसे हो गई? अचानक से हुए उस ब्लास्ट के बाद राघव के अलावा सभी लोग वहां से न जाने कहां गायब हो गए। उन सभी को ढूंढने के लिए राघव उस पार्टी हॉल से निकलकर रिसेप्शन पर गया, लेकिन वो जगह भी अब बिल्कुल बंजर सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक राघव को वहां किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था।
वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग एक ही पल में वहां से गायब हो गए। तभी उसकी नजर वहां दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। उसने जैसे ही कैलेंडर को ध्यान से देखा तो उस कैलेंडर पर साल 2024 की बजाय 2025 लिखा हुआ था, जिसे देखकर राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बार बार अपनी आंखों को मसलता हुआ उस कैलेंडर को देखने लगा। उसने अपने शक को दूर करने के लिए जब अपना फोन निकालकर उसमें डेट को चेक किया तो उसे यकीन हुआ कि वो सच में साल 2025 में आ गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? ये क्या हो रहा है? पहले वो ब्लास्ट, फिर अचानक से वहां से सब लोग गायब हो गए। ये जगह भी वैसी नहीं रही और अब तो ये साल भी नहीं रहा। मैं जब सबके साथ पार्टी में था तो हम साल 2024 में एंटर करने वाले थे, लेकिन ये तो साल 2025 है। मैं ऐसे कैसे यहाँ आ गया? ऐसा तो मैंने सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी में देखा था। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं साल 2024 में वापस जाऊं? ओ माय गॉड। हताश परेशान राघव अपना माथा पकड़े वहां खड़ा ही था कि तभी उसे बाहर की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि जरूर उसके अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की ओर रोड पर निकल गया। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी सामने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी आगे की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए राघव उसके पीछे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने उस आदमी को बहुत बार पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई, सुनते हो क्या? सुनो, हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मगर वो आदमी उसको अनसुना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। राघव को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो तेज कदमों से चलता हुआ उस आदमी के पास जा पहुंचा। राघव ने उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी वो आदमी अचानक राघव की ओर पलटा। अरे नहीं, हे भगवान! उसका चेहरा किसी भयानक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देखकर राघव बहुत बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कदमों को पीछे लेते हुए पीछे की ओर भागने लगा। तभी भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा इंसान राघव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्लीज बचाओ मुझे। इतना कहते हुए राघव अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। वो ठीक से खड़ा हुआ ही था कि तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान राघव के बिल्कुल सामने आ गया। इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, वो अपने खून से सने हाथों को राघव की ओर बढ़ाने लगा। राघव को लगा कि शायद ये पल अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है कि तभी पीछे से दो हाथों ने राघव को अपनी ओर खींच लिया और वो राघव का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ राघव को एक बड़ी ही रहस्यमयी जगह पर ले गया। तुम जो भी हो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये हमारी दुनिया कैसी हो गई? और ये तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जैसे साल 2020 में एक वायरस ने पूरे इतिहास को बदल दिया था, वैसे ही कुछ साल 2024 में हुआ है, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस धरती पर रहने वाले इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सिवाय मेरे और तुम्हारे। लेकिन साल 2024 में लोग ज़ॉम्बी तो तब भी बन जाते जब वो साल 2024 में एंटर करते, लेकिन साल 2024 तो कहीं है ही नहीं। ये तो 2025 है। देखो, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुमने साल 2024 अब तक नहीं देखा है तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक जरिया बनाना चाहता है। देखो, इस दुनिया में अब सिर्फ तुम ही एक लौते इंसान बचे हो जो साल 2024 में पहुंचकर उस एक्सपेरिमेंट को रोक सकते हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक लौता इंसान बचा हूँ जो इस दुनिया को बचा सकता है? तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो तुम क्यों नहीं बचा सकते इन सबको? ये देखो, मेरे हाथ भी अब उन ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे हैं। मैं उनके अटैक से नहीं बच पाया, इसलिए थोड़े ही समय में मैं भी अब उनके जैसा बन जाऊंगा।
जल्दी चलो मेरे साथ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कहकर वो आदमी राघव को अपने साथ साइंस की किसी लैब के अंदर ले गया। वहां न जाने कितने तरीके के अलग अलग केमिकल्स रखे हुए थे। बहुत ही आधुनिक मशीन्स भी वहां राघव की आंखों के सामने थी। उस आदमी ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे एक घड़ी के आकार की बनी मशीन के पास ले गया। राघव, ये टाइम मशीन है जिसे साइंटिस्ट वेंकट ने इंसानियत के भलाई के लिए बनाया था, लेकिन एक गलत सिग्नल के कांटेक्ट होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई और उसी वजह से वो साइंस एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तुम्हें इस टाइम मशीन में बैठकर साल 2024 में जाना होगा और उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। लेकिन तुम्हारे इस लेकिन के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। प्लीज जल्दी करो, बचा लो दुनिया को। उस आदमी की बात मानकर राघव उस टाइम मशीन में जाकर बैठ गया और उस आदमी ने बाहर से टाइम मशीन के गेट को बंद कर दिया। उसके अंदर बैठते ही राघव को अपने सामने एक स्क्रीन और कीबोर्ड दिखाई दिया। उसने कीबोर्ड से 1 जनवरी 2024 टाइप करके जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, तभी अचानक वो स्क्रीन उस तारीख पर पहुंचती हुई बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक तेज झटके के साथ स्क्रीन 1 जनवरी 2024 पर आकर रुक गई। राघव ने एक पल को कुछ सोचा, लेकिन अगले ही पल वो उस टाइम मशीन का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल गया। उसने ध्यान से देखा तो वो उसी साइंस लैब के अंदर था, बस फर्क था तो समय का। उसने श्योर होने के लिए फिर से अपने मोबाइल में तारीख देखी तो वो 1 जनवरी 2024 का ही दिन था। मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे मुझे रोकना है? सब कुछ कैसे पता चलेगा मुझे? हे भगवान, मुझे तो लगता है थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। उन कुछ घंटों में राघव के साथ जो भी हो रहा था, राघव अब मानसिक रूप से उन सब चीजों से बहुत ही परेशान होने लगा था। वो खुद से ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर में किसी के कदमों की तेज आहट सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर वो चौकन्ना हो गया और लैब में बने बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिप गया। तभी लैब के अंदर एक लंबे सफेद बालों वाले एक साइंटिस्ट दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और अंदर की तरफ जाकर वो एक स्ट्रेचर को ले आए। उस पर किसी की बॉडी रखी हुई थी। पहले तो राघव को लगा कि कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूर ये किसी जानवर या किसी इंसान की डेड बॉडी होगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन के कैमरे को जूम करके उस बॉडी को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी जानवर या इंसान की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक एलियन था जो टाइम मशीन के ग्लिच की वजह से अर्थ पर फंस चुका था। उस साइंटिस्ट ने उसे गवर्नमेंट को सौंपने की बजाय उस एलियन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आज तक कोई भी दूसरी दुनिया और वहां के जीवों के बारे में नहीं जान पाया है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। इस दुनिया का वो मैं पहला इंसान बनूंगा। मैं जानता हूं कि इसके पास बहुत शक्ति है। इसकी शक्ति से मैं पूरी मानव जाति को खत्म कर दूंगा और अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया बनाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा और सब मेरे गुलाम होंगे। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसे अगर मैंने किसी एक इंसान के शरीर में भी डाल दिया तो फिर एक के बाद एक इंसान दूसरे इंसानों को मार मार कर खाएगा। बस कुछ ही दिनों में ये पूरी इंसानी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, लेकिन ये कोई गलती नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है। अगर मुझे सबको इस हैवान से बचाना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा और साथ ही इस टाइम मशीन को भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। ये सोचकर कि शायद इस लैब को जला देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, राघव ने अपने जेब से लाइटर को निकाला, लेकिन तभी बुक शेल्फ में रखी एक किताब नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर वो साइंटिस्ट चौकन्ना हो गया और उसकी नजर सीधे ही राघव पर पड़ गई। तू कब से यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है? अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया, वरना तू तो मेरा सारा प्लान ही फेल कर देता।
इतना कहते हुए साइंटिस्ट ने अपने कोट की पॉकेट से एक चाकू को निकाला और राघव पर हमला करने लगा। जैसे तैसे राघव ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उस हाथापाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का दिया कि राघव दरवाजे से टकराता हुआ उस लैब से बाहर गिर पड़ा। तभी साइंटिस्ट भी लड़खड़ाते कदमों से पीछे रखे केमिकल से जाकर टकरा गया। राघव की आंखों के सामने एक केमिकल उस साइंटिस्ट पर गिर गया और वो वहीं के वहीं जलकर राख हो गया। बेशक ये साइंटिस्ट मर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस एलियन को हमारी दुनिया से दूर भेजना होगा, वरना कल को फिर से इसके जैसे कोई साइंटिस्ट ऐसा ही करने के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर राघव उस एलियन के पास गया। उसके अजीब से शरीर को देखकर एक बार को तो राघव बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए एलियन की बॉडी को अपने हाथों में उठाया और उसे टाइम मशीन के अंदर ले जाकर रख दिया। उसने बाहर आकर टाइम मशीन का दरवाजा बंद किया और लैब से बाहर आकर उसने खिड़की से लैब के अंदर अपना जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उस लैब से दूर भाग गया। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वो लैब बुरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और उसके अंदर की हर एक चीज अब राख बन चुकी थी। उस विस्फोट से हुए धमाके के डर के कारण राघव की आंखें बंद हो गई। अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी हॉल में है और सामने लगी स्क्रीन पर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हैप्पी न्यू ईयर 2024। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर हैप्पी न्यू ईयर 2024 देखकर राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बीते उन कुछ घंटों में उसने वो लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया को साइंटिस्ट के हाथों खत्म होने से बचा लिया था। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे, मुझे मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था। इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है। अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से
मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसे कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ कौन है? कमला के जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है?
सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरे पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता, सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा।
बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।